हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर क्लास 9th का सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सेकंड जो सैम्पल पेपर दिया गया है उसे सॉल्व कर रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स 18 है, टाइम इसका 3 आवर्स है। तो ये स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही साथ में करने वाले हैं। The intermixing of a particle of two different type of matter on their is on called। तो क्या कहा जाता है, टू इंटरमिक्सिंग होना, दो जो मैटर हैं उनका इंटरमिक्सिंग होना, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिल जाना। दो विभिन्न पदार्थ के कण हैं, जैसे कि हवा और वायु। क्या होगा जब हवा और अगरबत्ती लगा लेते हैं तो पूरा धुआं उसके साथ फैल जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसरण। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। जब 20 ग्राम नमक को 1000 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। जब एक हम कह रहे हैं कि मानो कि 1000 ml आपने वाटर लिया, उसमें 20 ग्राम आपने क्या डाला है, नमक डाला है, तो आयतन में उसको कोई वृद्धि नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ये किस बात को इंगित करता है, ए पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसमें नमक के कण समावेशित हो जाते हैं। तो ए आंसर यहाँ पे सही है। निरंतर गतिशील नमक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, when 20 gram of salt dissolved in 100 ml of water, there is no increase of volume. This is observation indicate the a particle of water have space between the into them in salt particle. Next देखिए, which of the following can be categorized as a colloid। colloid के लिए क्या किया जा सकता है, कौन कौन से इसके अंदर से colloid है। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सेकंड क्लाउड्स हो गया, उसके बाद ब्लड हो गया और एरेंटेड ड्रिंक, ये सारे क्या होते हैं, क्लाइड होते हैं। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो क्या कहा गया, इनमें से किन्हें कोलाइड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बादल, रक्त और वायु युक्त पेय जो है। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया क्वेश्चन नंबर 4, Al2 और O3 में मौजूद आयन कौन से हैं। तो देखो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, Al का यहाँ पे 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और O यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी हो ही गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है, कितना है, 2H2O ना, तो 2:1 हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। द आयन प्रेजेंट द Al2O थ्राइस। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट द मोलिकुलर ऑफ वाटर इन रेशियो बाय द मास इज 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट। एटम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। द एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। देखो ये क्या स्टेटमेंट, ये क्या कहती है कि एटम क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये सही है। यहाँ पे इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछे कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द एटम इज ए होल इज ए न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी कहा गया है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेट इन द न्यूक्लियस। जो सारा उस न्यूक्लियस का मास है वो कंसंट्रेट, उसका जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियस, सॉरी जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेट करता है। देखिए हिंदी पे देख लेते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो देखो परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण नहीं है। उसको आगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में हम विभाजित कर सकते हैं। समग्र रूप से परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, ये भी सही है। तो इसका डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। Z13 वाले किसी परमाणु के X में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे पता है, देखो इस तरह से सबसे अंदर वाली शेल में 2, फिर उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने कंपल्सरी है। उसी के बाद थर्ड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, थर्ड जो संयोजकता जिसमें हम कहेंगे, तो देखो 10 तक तो क्या होगी, 2 कंप्लीट होगी। बाहर वाले शेल में कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वही इसकी क्या बन जाएगी, संयोजकता। वैलेंसी कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7th में सही हो जाएगा। ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो ए आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम एक्स हैविंग जेड इक्वल 13। तो अभी जैसे बताया 3 शेल होगी, सबसे अंदर वाली शेल में 2, उसके बाहर 8 आएंगे और सबसे बाहर कितने बचेंगे 3, और 3 ही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोल्जी ऑपरेटर्स इज नेसेसरी फॉर द सेल इज पैकेजिंग एंड प्रोटीन। प्रोटीन का पैकेजिंग करने में क्या काम आता है, जो गोल्जी ऑपरेटर्स काम आते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर, इसीलिए तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित कोशिका में, क्वेश्चन नंबर 8, गोल्जी उपकरण किसके लिए आवश्यक है, प्रोटीन की पैकेजिंग करने के लिए। डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा से क्लोरोफिल, याद रखो कि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ यह दर्शाता है कि वस्तु विरामावस्था में है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कौन सी वस्तु हमें कौन सा दिखा रही है, यहाँ पे सब जगह यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो स्पीड है यहाँ पे क्या हो रही है, एक कांस्टेंट से चल रही है। यहाँ पे ये वस्तु यहाँ पे रखी गई थी, इस इतने टाइम के बाद वो यहीं पे ही है। तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी, यहाँ इस टाइम पे कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, वो इस टाइम पे भी वो गाड़ी यहीं खड़ी है, इसका मतलब कि वो विरामावस्था में है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोन द ऑब्जेक्ट आर रेस्ट। रेस्ट पर कौन सा आ जाएगा, डी ऑब्जेक्ट की। अगर कोई गाड़ी यहाँ है तो वो कुछ टाइम बाद भी यहीं खड़े, इसका मतलब वो रेस्ट पर है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 18 किलोमीटर, दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज ए। हम किस तरह से कर सकते हैं, मीटर सेकंड में करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 को क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें यहाँ पे किस में करना है, मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 8 से 8 कट जाएगा। तो ए आंसर 5 मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, द एथलीट टेक अ टी सेकंड टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस आर। क्या है, एथलीट क्या कर रहा है, टी सेकंड ले रहा है एक सर्कुलर पाथ को करने में, आर इसकी क्या है, रेडियस है। द वेलोसिटी ऑफ द गिवन, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी, वी इक्वल किसके हो जाएगा, 2r डिवाइडेड बाय टी। देखो क्या कहा गया, एक कार की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको दर्शाया जा सकता है। तो अभी समझाया, ए आंसर यहाँ पे सही होगा। साथ साथ में दोनों में ही समझा रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक एथलीट को त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में टी समय लगता है। यहाँ पे लगाने में टी समय लगा, आर इसकी त्रिज्या है। तो एथलीट का वेग कितना होगा, वी कितना होगा, वी 2r डिवाइडेड बाय टी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु जब अपनी गति की विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बल ना लगाया जाए, चाहे वो संतुलित बल हो चाहे वो असंतुलित बल हो। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है और जब तक उस पर कोई भी हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक क्या होगा, वो क्या रहेगी, उसी अवस्था में रहेगी, अपनी रेस्ट फेज में रहेगी। तो देखो, कोई संतुलित बल ना लगाया जाए, कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए, या कोई बल लगा हो या न लगा हो, लेकिन बल लगेगा तो वो क्या हो जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ ही जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14, यदि पृथ्वी पर एक ट्रक का द्रव्यमान 1200 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे भार नहीं पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। मास, देखो मास तो हर किसी चीज का सेम रहता है, मास पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी वो पृथ्वी पर है उसका मास उतना ही कहाँ पे रहेगा, चंद्रमा पर रहेगा। अगर वो वेट पूछ लेता है तब हम ग्रेविटी इंक्लूड करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। वेट क्या रहेगा, मास इक्वल रहेगा, वेट में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी विल रिमेन रेस्ट अनलेस एक्ट अपॉन, उस पर कोई भी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द मास ऑफ ए ट्रक ऑन द अर्थ इज 1200 kg, इट मास ऑन मून विल बी, मून पे कितना होगा, इक्वल टू 1200 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, द एनर्जी डिराइव फ्रॉम अ बैटरी टू रन अ टॉय ओरिजिनल फ्रॉम, हम ये टॉय के अंदर बैटरी क्या करती है, ड्राइव करती है, वो किसका फॉर्म है, केमिकल एनर्जी का। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इफ अ लिफ्ट इज
ऑन द 6th फ्लोर देन प्रोसेस ऑफ फॉर मोर इज। अगर एक लिफ्ट 6th फ्लोर पर है तो उसके अंदर क्या ज़्यादा किस चीज़ में वो वहाँ पर 6th फ्लोर पर है तो अब उसके अंदर क्या ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो 16 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही, मूव करती तो काइनेटिक एनर्जी आती। तो अब क्योंकि वो एक जगह रेस्ट, एक जगह रुकी हुई है 6th फ्लोर पर, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं एक बार हिंदी मीडियम में भी। एक खिलौने को चलाने के लिए बैटरी से प्राप्त ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कहाँ से, रासायनिक ऊर्जा से। खिलौनों को चलाने के लिए कहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा से। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि कोई लिफ्ट छठी मंजिल पर है, रुकी हुई है छठी मंजिल पर, तो निम्नलिखित में क्या अधिकता होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि अभी वो रुकी हुई है, रुकी हुई तो स्थितिज ऊर्जा हम यहाँ पे कहेंगे कि स्थिति पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, जब मूव करती है तो गतिज ऊर्जा, या हम ये कहेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पे एसेशनल वाले क्वेश्चन, तो पहले चारों यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी मीडियम में देखें। देखो क्या कहा गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड द्विअंगीय यौगिक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो द्वि मतलब दो इसके अंदर यौगिक हैं। ठीक है, द्विअंगीय यौगिक दो विभिन्न तत्वों से निर्मित एक सरलतम यौगिक है। तो देखो हाँ, द्विअंगीय यौगिक क्या है, द्विअंगीय यौगिक क्या है, जो दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो इसकी स्टेटमेंट सही है, व्याख्या सही है, तो यहाँ पे ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। पौधे में पानी और खनिजों का परिवहन में जाइलम के माध्यम से होता है। तो देखो जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहते हैं। अब इसमें फ्लोएम के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये क्या है कि पौधों में पानी और खनिज का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे भी ए आंसर आ जाएगा, दोनों में ही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, वस्तु की जड़ता, जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो इसमें कोई फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट में कुछ खास व्याख्या नहीं की हुई, तो यहाँ पे आ जाएगा बिग बिग, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन एक वृहद पोषक है। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन एक वृहद पोषक है, सही है। वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिकतम मात्रा में होती है। नहीं, वृहद पोषक जो होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत बहुत कम होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा कि स्टेटमेंट जो है, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन, फर्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए बाइनरी कंपाउंड, सही है स्टेटमेंट। बाइनरी कंपाउंड आर द सिंपलेस्ट कंपाउंड मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप एलिमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, सही, फर्स्ट सही हो गया। जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज ए कंडक्टिव टिश्यू, ये सही है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू जाइलम। जाइलम वैसे तो देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ जाइलम के बारे में कहा गया, हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये व्याख्या नहीं करा। तो आप हिंदी मीडियम में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी कि क्यों संवहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह खाना या पानी पहुंचा रहे हैं, वो व्याख्या होती है इसकी। ठीक है, इनर्शिया इज एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास, ये स्टेटमेंट सही है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर इन द इनर्शिया, ये देखो सेकंड स्टेटमेंट में कोई व्याख्या नहीं की जा रही, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन है मैक्रोन्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, जो बहुत कम अमाउंट में जिनकी जरूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत आ गई, तो नेक्स्ट में इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम में आपको ही ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे बी करना होगा आपको। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ विल यू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या कहा गया, आप संतृप्त चीनी का घोल 50 डिग्री सेल्सियस पर कैसे तैयार करेंगे। तो देखो इसके लिए पहले करना क्या है, हमें 50 डिग्री जो वाटर है उसको गर्म 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म पानी लेना है। अब उसके अंदर क्या करना है, चीनी घोलते जाना है, 1 चम्मच 2 चम्मच 3, और उतनी चीनी लेना है जितना वो घुल सके। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद चीनी घुलेगी नहीं, वो बैठने लगेगी, तो वो हो जाएगा एक संतृप्त सॉल्यूशन। देखो क्या है, एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस लीजिएगा, अभी 50 डिग्री गर्म सेल्सियस आपको पानी लेना है। इसमें लगभग 1 चम्मच चीनी मिलाइए और इसे घुलने तक मिलाइए। इसमें चीनी डालकर तब तक हिलाते रहे जब तक कि चीनी जम न जाए, मतलब इसके अंदर अब चीनी और डालो, और यहाँ पे और लिख दीजिएगा, इसमें अब और चीनी डालो, और जब तक हिलाओ तब जब तक कि चीनी क्या है, जम ना जाए। इसमें और चीनी अब न घुल पाएगी, यह चीनी का एक संतृप्त घोल है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा लिखते वक्त वो हो गया है, कहा क्या जा रहा है कि 1 बीकर पानी लेना है, उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको गर्म करना है। अब इसके अंदर चम्मच धीरे धीरे करके 1 या 2 चम्मच आपको क्या करना है, चीनी डालनी है, उसको मिक्स करना है, फिर और चीनी डालो, फिर उसको मिक्स करो, और तब तक आप लोगों को चीनी डालते रहना है जब तक कि क्या हो जाए, वो पूरी तरह से घुलना बंद ना हो जाए, मतलब इसके अंदर और चीनी ना जा सके। तो यही क्या हो जाएगा, एक चीनी का ये संतृप्त घोल हो जाएगा। देखो क्या लिखा गया है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, ऐड
अबाउट 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड स्टिर इट डिजोल्व इट। कीप एडिंग शुगर, आप ऐड करते रहिए, स्टिर इट टिल द शुगर स्टार्ट सेटलिंग डाउन। तब तक आप क्या करना, आपको शुगर ऐड करती जानी है जब तक कि क्या हो, वो शुगर सेटल डाउन, नीचे बैठना शुरू ना कर दे। नो मोर शुगर कैन बी डिजोल्व, उसके बाद उसके अंदर कोई शुगर डिजोल्व ना हो। दिस इज सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द शुगर ऑफ वाटर। यहाँ पे आप टेम्परेचर वाला वाटर पहले ही ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विद रिस्पेक्ट टू द सेल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। द आई ड्रॉप इज ए सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन, व्हाट शुड बी इट्स नेचर, जस्टिफाई। देखो क्या कहा गया। कोशिका के संबंध में विलयन में अल्पराशरण, अतिपराशरण और समपराशरण दाबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोशिका के संबंध में एक विलयन को किसमें, एक अल्पराशरण होता है, अतिपराशरण होता है और समपराशरण होता है के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेत्र में डालने वाली जो दवाई है आई ड्रॉप एक विलयन होती है। इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए समझाइए। जो आई ड्रॉप डाला जाता है वो किस तरह का होता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो फर्स्ट तो हम समझते हैं क्या। देखो, इफ अ सेल प्लेस इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, वाटर विल लीव द सेल, जो सेल है उसमें से पानी बाहर निकलता है, एंड सेल विल श्रिंक। इफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट वाटर मूवमेंट, कोई पानी की मूवमेंट नहीं होती, सो देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। व्हेन अ सेल प्लेस इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर विल एंटर थ्रू द सेल एंड सेल विल स्वेल। देखो क्या कहा जाए, तीनों सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया। अब हम यहाँ के कहते हैं कि आई में जो डाला जाता है, जब हम आई में सॉल्यूशन डालते हैं तो हमारी आंख से क्या निकलना शुरू हो जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो वो कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और उसकी वजह से क्या होता है, सेल जो है, सेल की जो आई है वो क्या करती है, पानी को लीव कर देती है, छोड़ देती है। तो ये हो जाएगा इसका सेल का सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। दोनों तीनों समझाने के लिए बताया कि कौन कौन से सॉल्यूशन है। देखो क्या कहा गया। यदि किसी कोशिका को हाइपरटोनिक घोल में रखा जाता है तो पानी की कोशिका से पानी निकल जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। आइसोटोनिक में रखा जाता है, समपरासरणी में रखा जाता है तो शुद्ध जल का संचय कोई नहीं होता, मतलब कहीं से पानी आता है ना जाता है, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और किसी को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, अति परासरणी में रखा जाता है तो कोशिका के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, जिससे कि कोशिका स्वेल कर जाएगी, सूज जाएगी या फूल जाएगी। यहाँ पे फूल जाएगी लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे बात की गई है कि आंख के अंदर हम कौन सा ड्रॉप डालते हैं, वो कौन सा होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, जिससे क्या होता है, कोशिका जो है वो सिकुड़ जो पानी है वो सेल से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उपास्थि एक संयोजी ऊतक है, ये मानव शरीर में कहां पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 23। कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू, वेयर डज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। देखो, उपास्थि एक मजबूत लचीला संयोजी ऊतक है जो आपके जोड़ों और हड्डियों की रक्षा करता है। ये आपके पूरे शरीर में शोक अवशोषक के रूप में कार्य करता है, जिससे कि क्या हो, करंट ना, जिससे बॉडी के अंदर क्या है, करंट फ्लो हो, लेकिन एकदम से झटका सा ना लगे। आपकी हड्डियों के अंत में उपास्थि घर्षण को कम करती है, और जब आप अपने जोड़ों का उपयोग करते हो तो उसे रगड़ने से रोकता है। तो कहाँ कहाँ मिलती है ये, जोड़ों और हड्डियों में मिलती है। सबसे पहले आप लिखेंगे, उपास्थि एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक है जो आपके जोड़ों और हड्डियों की रक्षा करता है। तो प्रेजेंट कहाँ पे हुआ, आपके जोड़ों, जितने भी जॉइंट्स हैं और बोन्स है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एक शोक अवशोषक, मतलब कि करंट जो झटका लगता है ना, उसके लिए, घर्षण को बचाने के लिए मदद करता है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जोड़ों में, जॉइंट्स में पाया जाता है। कार्टिलेज इज a strong flexible connective tissue that protect your joints and bone। कहाँ पे मिलता है, joints and bone पर। It acts as a shock absorber throughout your body। Cartilage at the end of your bones reduce friction को reduce करता है and prevent them from the rubbing together when they use the joints। जब joints का use किया जाता है तो बीच में क्या हो, उनके बीच में घर्षण ना हो, उनके बीच में वो ना हो, क्या कहते हैं, हम ये कह देंगे कि उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या लगाए, बीच में क्या होता है, ये यहाँ पर बीच में कार्टिलेज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वन अ कार मेक अ शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड द पैसेंजर टेंड टू गेट थ्रो ऑन वन साइड। जब एक गाड़ी चलती है और वो कोई टर्न लेती है तो पैसेंजर हैं वो क्या करते हैं, वन साइड पर झुक जाते हैं, वाई। क्वेश्चन रीड करते हैं। जब कोई कार तेज गति से तीव्र मोड़ लेती है तो यात्री एक तरफ गिरते हैं या बल महसूस करते हैं, क्यों।
आंसर देखिए, व्हेन अ मोटर कार मेक अ शार्प टर्न एट हाई स्पीड द पैसेंजर सिट इनसाइड द गेट थ्रो ऑन वन साइड ऑफ द कार, दिस इज हैपन ड्यू टू इनर्शिया। किसके कारण होता है ये? इनर्शिया के कारण। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन रेसिस्ट टू द चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। इनर्शिया क्या होती है? वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो उसकी जब वो किसी चीज को अपनी पोजिशन को वेलोसिटी को चेंज करती है तो उसको रेसिस्ट करती है। देखो क्या हो जाएगा, जब कोई मोटर कार तेज गति से तीव्र मोड़ लेती है तो अंदर बैठे यात्री कार में एक तरफ गिर जाते हैं। ऐसा जड़त्व, जड़ता या जड़त्व कुछ भी लिख सकते हैं हम, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच इज द फॉलोइंग साउंड वेव्स है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाई एम्पलीट्यूड कौन सा है और हाई फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे देखो जब साउंड क्या है बहुत ऊपर तक जा रही है, ये वाला देखो, ये जो है ये है हाई एम्पलीट्यूड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ पे देखो यही टाइम यहाँ पे क्या है, इसी टाइम में मान लो यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ तक 5 तक कितना आ गया, 2 राउंड आ गए, तो ये क्या हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाई एम्पलीट्यूड में ए आ जाएगा और हाई फ्रिक्वेंसी में बी आ जाएगा यहाँ पे। और देखो ये 15 तक मतलब ऊंची साउंड तक जा रहा है, 15 है इसका एम्पलीट्यूड, तो ये हो जाएगा हाई एम्पलीट्यूड ए और यहाँ पे ये बी हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी। दोनों ही सही में दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा उच्च आयाम, किस पिक्चर में नजर आ रहा है, इसमें ए उच्च आयाम है और उच्च आवृत्ति यहाँ पर बी हो जाएगा, ये उच्च आवृत्ति है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखते हैं, आजकल जैविक खेती के उत्पादों की मांग अधिक है, क्यों? जैविक खेती के उत्पादों की मांग अधिक क्यों है? क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट आर हाई इन डिमांड। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो हाई इन डिमांड में है, वाई? देखो क्या कहा गया है कि जैविक उत्पादों में उर्वरकों के साथ उगाए गए पारंपरिक कृषि भोजन की तुलना में उच्च स्तर के खनिज, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। देखो यहाँ पे क्या जैविक उत्पाद क्या है, जो कि क्या है पारंपरिक एक तो तरीके से उगाया जाता है, उसके साथ में उर्वरक, फर्टिलाइजर नहीं मिलाए जाते, मेन्योर्स मिलाए जाते हैं उसके अंदर ना, उर्वरक मिलाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं मतलब खाद मिलाई जाती है उसके अंदर, इस तरह के तरीके मिलाए जाते हैं जिससे कि क्या होगा उसके अंदर उच्च तरीके, उसमें खनिज अधिक होंगे, विटामिन अधिक होंगे, कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। जैविक आहार में जहरीले रसायन और अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को शामिल नहीं किया गया, मतलब उसके अंदर जहरीले रसायन नहीं होंगे। और जो हम जीएमओ कहते हैं, जो कि क्या होता है अनुवांशिक रूप से जीव जो चेंज किए जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं, वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि फसल उगाने के दौरान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें देखो 3-4 चीजें ध्यान रखने, तो कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये हेल्दी भी होते हैं, जो हम ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है वो ज्यादा हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे पोषक तत्व दिए जाते हैं, खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसके अलावा जहरीले रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। Organic product contain high level of minerals, vitamin and antioxidant that conventional farm food grow with the fertilizers. यहाँ पे छोड़ दिए, an organic diet excludes toxic chemical and genetic modify organism as chemical fertilizer, pesticides are not used while growing the crop. crop को ग्रो करते समय इन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता। इनके अंदर क्या है हाई लेवल का मिनरल, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और फार्मर्स इनको बनाते हैं, फार्मर्स इन पे मतलब केमिकल्स का यूज नहीं करते, मेन ये है, इसीलिए इनकी जो वैल्यू है या इनका जो डिमांड है वो ज्यादा है। अब हम कर रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी हम कर चुके हैं, अब सेक्शन सी कर रहे हैं। यहाँ अभी तक सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, अब सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं सोल्व। 27 से 33 क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, व्हाट आर 2 फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन अमीबा। अमीबा के अंदर वैक्यूल के 2 फंक्शंस बताने हैं। विच सेल ऑर्गेनाइजर इज नोन एंड किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी 27 से 33 क्वेश्चन है। क्वेश्चन, अमीबा में रसधानी के 2 कार्य बताइए। किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? देखो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल इन अमीबा एंड पैरामीशियम हेल्प टू मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो वाटर को बैलेंस करने का काम करते हैं। इट रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है उसको मेंटेन करते हैं, उसको वाटर के इनसाइड कितना पानी आना है इसको मेंटेन करते हैं। इट एक्ट एज ए पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग टू मच वाटर एंड मेक पॉसिबल लाइट थ्रू ऑफ द एक्सेसिव वाटर इंटरनल प्रेशर। मतलब बहुत ज्यादा पानी अगर अंदर आएगा तो सेल फट जाएगी ना, तो उसको कंट्रोल
कंट्रोल करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, और ये कह देंगे मेंटेनेंस बनाए रखने का काम करता है। सेकंड देखो क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। दिस पिगमेंट हेल्प टू सेल टू प्रिपेयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द क्लोरोप्लास्ट इज सेल ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज द किचन ऑफ सेल। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ सेल कहा जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, अमीबा और पैरामीशियम में संकुचित रिक्तिकाएं ओस्मो रेगुलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे हम, मतलब ओस्मो रेगुलेशन लिख सकते हो, आपकी जल का संतुलन बनाता है ना। ओस्मो रेगुलेशन में जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह कोशिका के अंदर पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह एक सुरक्षात्मक तंत्र के हिस्से के रूप में कार्य करता है जो कोशिका को बहुत अधिक पानी अवशोषित करने से रोकता है और अत्यधिक दबाव के माध्यम से लाइसिंग को संभव करता है। और अत्यधिक दबाव कोशिका पर पड़ता है जिससे कि सेल वो क्या करती है, कंट्रोल करती है ना, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकंड क्या, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है। यह वर्णक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का अंग कहते हैं, जिसमें कोशिका को रसोई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में उनकी सही स्थिति बतानी है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखो, एक सेकंड, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक रफ बनाती हूँ, फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। एरियोलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो एरियोलर टिश्यू मांसपेशियों, त्वचा और मांसपेशियों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है सेकंड, घनाकार एपिथीलियम यहाँ पर देखो वृक्कीय नलीय स्तर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे पक्षाभ स्तंभाकार एपिथीलियम श्वास नली में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चिकनी पेशिया अमाशय की जो परत है वहां पर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होता है। और न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं, 6। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स भी लिख दिए हैं जिससे कि आपको सोल्व करना आसान हो जाए। एक बार फिर कर लेते हैं फटाफट। देखो वैसे तो हुआ ही हुआ है लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले एरियोलर टिश्यू कहाँ पे, ब्लड एंड स्किन मसल्स में होता है। उसके बाद है क्यूबॉइड एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स पर प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड कोल्यूमुलर एपिथीलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक पर प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल यहाँ पर स्टमक की जो वॉल है वहाँ प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा ब्लड में होता है और न्यूरॉन्स यहाँ ब्रेन में होते हैं, 6। ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको जो पोजीशन थी वो बता दी। अब देखते हैं 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। 60 किलोमीटर इंटू मीटर सेकंड में करना है, 35 मीटर सेकंड को किलोमीटर में करना है और 30 किलोमीटर को मीटर सेकंड में करना है। देखो क्या कहा गया है हमको, 60 किलोमीटर को मीटर सेकंड में, 35 को किलोमीटर में और 30 किलोमीटर को मीटर सेकंड में करना है 29th क्वेश्चन में। तो देखो किस तरह से कहेंगे, हम दी गई मात्रा को जो फर्स्ट है हमें किस में करना है, मीटर सेकंड में करना है। तो हम क्या करेंगे, 5/18 जिससे मैंने भी बताया था उससे गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5/18 को 60 से इस तरह से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16.67। दूसरे में क्या था, हमें क्या करना है, अब उल्टा कर देना। अब हमें किलोमीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर सेकंड में करना है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर सेकंड में करने के लिए मीटर घंटे, यहाँ पे मीटर सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे घंटा आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5। बस ये दो ही फॉर्मूले याद रख लो। जब हमें क्या करना होता है, किसी भी जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर सेकंड में करना है तो 5/18 से हम गुना करते हैं। इसी तरह से किलोमीटर प्रति घंटे को हमें बदलना है तो हम 18/5 से गुना करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब किया गया, सीधा सीधा कर लेते हैं हम 60 को। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 60 इंटू फर्स्ट में क्या किया है, 5/18 से किया है। सेकंड में हमने क्या किया, 35 को 18/5 से किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मीटर सेकंड में करना है तो हमें किलोमीटर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 30 को 5/18 से हम गुना कर देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आंसर आपके सामने है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 16.67, सेकंड का 126 और थर्ड का 833 मीटर सेकंड जो है वो यूनिट आप जरूर लगा दीजिएगा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यही जो भी बताया है सेम वही आपको, जब आप क्या कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो 5/18 जो भी नंबर दिया है उसे 5/18 से करना है तो 16 इंटू 5/18 आ जाएगा। जब आपको किलोमीटर पर आर में करना है, यहाँ सेकंड हो जाएगा, किलोमीटर पर आर में करना है तब आप क्या करेंगे, 18/5 से करेंगे जो नंबर दिया गया है। बस ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही आसान है, बस आपको नंबर ध्यान रखना है और कौन सा 18/5 से करना है, 5/18 से करना है। आंसर आ जाएगा 16.67, 126 और 8.33 मीटर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एक बस अपनी गति 4 सेकंड में 60 किलोमीटर से घटाकर 40 किलोमीटर कर देता है, बस का त्वरण परिकलित कीजिए। देखो क्या कहा गया, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड टू 60 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर इन 4 सेकंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम मेजर टू रिड्यूस साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन को रिड्यूस करने के आपको क्या बताने हैं, कुछ मेथड बताने हैं। इस तो ये देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। 38 क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कुछ उपाय सुझाइए। आंसर देखिए, हॉकिंग इन पब्लिक प्लेस लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल शुड बी बैन, मतलब कि जहाँ ज़्यादा शोर होता है उनको बैन कर देना चाहिए। इन कमर्शियली हॉस्पिटलाइज इंडस्ट्रीज बिल्डिंग एडवेक्ट साउंड प्रूफ सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड, और क्या करना चाहिए उसकी जगह साउंड जो प्रूफ होते हैं उनको क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द डिजायरेबल लिमिट, डेंस ट्री कवर यूजफुल टू द नॉइज पोल्यूशन, प्लांट्स लगाने चाहिए। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हॉर्न जो है उनको बंद कर देना चाहिए, ज़्यादा हॉर्न बजाने पर बैन लगाना चाहिए, और लाउड स्पीकर जो बोल रहे हैं उन पर लोग बैन लगा देना चाहिए। तो इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, सार्वजनिक स्थानों जैसे कि शिक्षण संस्थानों, अस्पताल में आदि में हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वाणिज्य अस्पताल और औद्योगिक भवनों में पर्याप्त ध्वनि रोधी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। संगीत वाद्य यंत्रों को ध्वनि की वांछनीय सीमा पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। सघन वृक्ष आवरण ध्वनि प्रदूषण को रोकथाम के लिए उपयोगी है। अब इसके अथवा हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे देखते हैं हम। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 6 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति v 346 मानी जाए तो चट्टान से चट्टान की दूरी क्या है, और आपको बताना है कि ध्वनि की प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। दोनों ही आंसर आइए देखते हैं। A boy clapped his hand near a cliff and heard a echo after 6 seconds. What is the distance between the cliff from the boy? Its speed is the sound is v is taken 346 meter second. What is the reverberation of the sound? देखो वेग लिखेंगे 346 मीटर सेकंड। चूंकि ध्वनि प्रतिध्वनि बनाने के आगे पीछे यात्रा करते हैं इसीलिए समय दुगना हो जाता है, मतलब ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस ऐसे गई तो समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितना हो जाएगा, 340, यहाँ पे 2 से होगा, 342 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3103। एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे दुगना करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रति जो वापस आएगी आवाज यहाँ से टकराकर वापस आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 692 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा प्रतिध्वनि की परिभाषा, तो स्रोत बंद होने के बाद यदि कोई ध्वनि कई बार परावर्तनों के कारण ध्वनि की निरंतरता, जैसे कोई चीज यहाँ पे कोई है वो टकरा कर बार बार में साउंड दे रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। देखो आंसर, द टाइम टेकन by an echo to reach back to the source is 6 centimeter. Velocity of sound is 346. As the sound travel back to the source from the echo, hence the time is twice. Therefore the distance between the cliff कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से हम क्या कर देंगे, इसको साउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो एक बार इसके लिए हम इसको अच्छे से सोल्व करके फिर आपको इसका आंसर बताऊंगी। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 से, पूरा इसका सोल्व करके। अदरवाइज ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप इसको अच्छे से करिएगा, उसके बाद इसको सोल्व करके मुझे बताइएगा कि क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा। उसके बाद द प्रेसिडेंस ऑफ द साउंड कॉज द मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन इवन आफ्टर द सोर्स लेस हैज स्टॉप टू कॉल द रिवर्शन। साउंड क्या है, किसी सोर्स से बंद होने के बाद बार बार क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे हम क्या कह देते हैं, रिवर्शंस कह देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लिस्ट आउट द 3 मेजर ग्रुप एक्टिविटीज इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों के प्रमुख वर्गों को सूचीबद्ध करना है। उसमें किस तरह से क्या गतिविधियां करी जा सकती है फसल सुधार के लिए, उसके बारे में आपको बताना है। देखो, द मेजर ग्रुप एक्टिविटी इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज द ग्रुप वेराइटी इंप्रूवमेंट, कि ग्रुप की जो वेराइटी है उसको इंप्रूवमेंट किया जाए। ग्रुप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप का प्रोडक्शन क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है उसके लिए मैनेजमेंट होना चाहिए। तो 3 एक्टिविटीज है जिन पे आप थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं। तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये 3 चीजें हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए, फसल की पैदावार में सुधार के लिए गतिविधियों के प्रमुख समूह को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। फसल की विविधता में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार और फसल सुरक्षा प्रबंधन।
जो क्वेश्चन थोड़े आसान है उनको सिर्फ पॉइंट में बता देते हो जिससे कि आप डिटेल में उनको लिख सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया। निम्नलिखित यौगों के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। हमें यहाँ पे दिया गया है इनके आणविक द्रव्यमान HCO, K, N और Cl का दिया गया है। CH3O3, K2CO3 और NaCl का हमें क्या करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें इन कंपाउंड का मोलिकुलर मास ज्ञात करना है A, B एंड C। तो देखिए सबसे पहले सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस हमें क्लोरीन का क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान है 23, उसमें दिया गया उसको ऐड कर देना। उसी के बाद K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या हो जाएगा, K कितना है 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 12C हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 138 U आ जाएगा। इसके बाद CH3COH तो C कितना है 12 है, H कितना है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, O कितना है 16 और H कितना है 1 तो 33 U आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो किस तरह से एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का लिखेंगे 23 + 35 5 तो 58.5 आ जाएगा। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3, K2 कितना है क्योंकि 39 × 2 हो गया, फिर C का लिखा 12 हो गया, O कितना है 3 है तो 3 को 16 से ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह CH3COH में 12, C का आया, H को 3 H का कितना है 1 है उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर O का कितना है 16 है, H का कितना है 1 तो 32 U आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 में क्या है। ऑब्जर्व द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस ABC एंड गिव द फॉलोइंग टेबल। ओके, हमें यहाँ पे दिया गया है A का मेल्टिंग पॉइंट, B का मेल्टिंग पॉइंट और उसके बाद में A का मेल्टिंग पॉइंट कितना है -210, B का कितना है 196 बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पे B का मेल्टिंग पॉइंट 250, 700, C का -20 एंड 90। अब क्वेश्चन है विच सब्सटेंस विल बी सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा सब्सटेंस क्या होगा, सॉलिड होगा। एंड विच सब्सटेंस विल बी लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर एंड वाई। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उनका गलनांक दिया गया है, क्वथनांक दिया गया है। ये रहा गलनांक ABC का और ये रहा क्वथनांक। तो उन्होंने पूछा कौन सा पदार्थ कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में है और कौन सा पदार्थ कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होगा और क्यों। तो देखो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी मतलब विच सब्सटेंस विद सॉलिड। सॉलिड कौन सा होगा बी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बहुत इन दोनों के कंपैरेटिवली क्या है मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर ज्यादा है, तो ये क्या होगा सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट विच सब्सटेंस एज ए लिक्विड एज द रूम टेम्परेचर, तो A एंड C क्या हो जाएंगे लिक्विड हो जाएंगे क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बहुत कम है, माइनस में जा रहा है इनका मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ये जो है इसका जो रूम टेम्परेचर पर ये कैसा होगा एज ए लिक्विड। तो देखो फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। बी का क्या है जो मेल्टिंग पॉइंट था 250 था जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। ए एंड सी बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ए एंड सी इज वेरी लो सो इट इज अ लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर। क्योंकि माइनस में जा रहा है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये क्या होगा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। तो देखो क्या हो जाएगा बी, अभी बताया 250 है क्योंकि ए और सी का गलनांक बहुत कम है इसीलिए कमरे के तापमान पर ये कैसे हो जाएंगे तरल हो जाएंगे। अब हम सेक्शन जो है डी करते हैं 34 से 36 से लॉन्ग आंसर्स हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है उसे कंप्लीट करना है। एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और सिंबल्स हमें यहाँ पर ये इनको फिल करना है। कुछ कुछ हमें एंट्रीज दी गई है और कुछ हमको इनको क्या करना है फिल करना है। देखो क्या है तालिका को पूरा करना है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इसका सिंबल प्रतीक हमको यहाँ पर दिया गया है। और इसको 5 नंबर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इनको हमें क्या करना है सोल्व करना है। तो आइए करते हैं इनको सोल्व। देखो इसको हम सोल्व करते हैं, एक सेकेंड। देखो अब देखो सबसे पहले एटॉम यहाँ पे हमें दिया प्रोटॉन्स की संख्या कितनी दी गई है 13 दी गई है और मास कितना दिया गया है यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया गया है 27। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 14 और क्योंकि हमें सिंबल क्या दिया गया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, मास 27 और 13 दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है 13 है। न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी 14। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग बराबर होती है तो 13 और 13 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या यहाँ 14 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे
14 दिया गया है। तो मास क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का सम होता है, जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है उसका सम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया 14, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 14, और ये जो मास नंबर कितना हो जाएगा 28। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे भी कितनी है 14 है, और ये हो जाएगा सिलिकॉन का। उसके बाद एटॉमिक नंबर 1 हमें पता है हाइड्रोजन का होता है, तो हमने H लिख दिया। उसके बाद मास भी इसका 1 है, प्रोटॉन्स 1 है, इलेक्ट्रॉन्स 1 है, न्यूट्रॉन्स इसके अंदर 0 होते हैं, ये इसका सिंबल हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, आप दोनों ही इसके अंदर अच्छे से देख लो। इसको इस तरह से आपको फिल करना है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे शायद ये 29 का बी क्वेश्चन मुझसे छूट गया था कि बस अपनी गति से 4 सेकंड में 60 किलोमीटर से घटकर 40 किलोमीटर हो जाते हैं, तो बस का त्वरण ज्ञात करना था। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग लिख देंगे। स्टार्टिंग का जो वेग है वो कितना है 60 किलोमीटर, फाइनल बाद में वेग कितना हुआ, बाद का वेग हो गया 40 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 4 सेकंड। हमें एक्सीलरेशन त्वरण ज्ञात करना है कि त्वरण कितना है। तो देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल किसके हो जाएगा, यू माइनस वी के इक्वल हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई टी। स्टार्टिंग 14 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 5, तो हम यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा -5। देखो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग 44 सेंटीमीटर, फिर वी, देखो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी का फॉर्मूला लगाएंगे और -4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इसके अथवा में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, स्पष्ट कीजिए रदरफोर्ड के निष्कर्ष कैसे पहुंचे, निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे, इसी के अथवा में दिया गया है। जो भी हमने क्वेश्चन किया था, वो एक क्वेश्चन जो छूट गया था वो मैंने करवा दिया है। परमाणु के भीतर अधिकतम भाग खाली होता है, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, और उसके बाद समस्थानिक और संभारिक के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो इनके निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा ये बताने हैं रदरफोर्ड, और समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताना है। 34 के ओर में देखते हैं, हाउ रदरफोर्ड केम देयर कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मास ऑफ द एटम ऑफ कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इनको हमें क्या करना है, इनका रदरफोर्ड किस तरह से कंक्लूजन पे पहुंचे उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट इसका बी है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द आइसोटोप एंड आइसोबार। तो देखो क्या कहा जा रहा है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से बिना विक्षेपित हुए गुजर गए। इससे पता चला कि परमाणु की अधिकांश जगह खाली है। जैसे इस तरह से किया था तो आधे भाग से आधे से ज्यादा क्या हुए थे, बिना टकराए वापस चले गए थे। सोने की पत्ती के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग स्थान जो है वो खाली है। फर्स्ट का पता चल गया। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार किसी परमाणु का धनात्मक आवेश अधिकतम द्रव्यमान अत्यधिक छोटी मात्रा में केंद्रित है। उन्होंने परमाणु के क्षेत्र को नाभिक कहा, और उन्होंने देखा कि कुछ भाग, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ भाग क्या हुआ, सेंटर में ऐसा कुछ पोर्शन हुआ जहां से जब उन्होंने वो किरण भेजी तो क्या हुआ, वो जो पार्ट था, ऋणात्मक पार्ट था, वो टकराकर क्या हो गया, वापस आ गया। तो ये क्या शो कर रहा था कि इसका सेंटर में कुछ क्या है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, सेंटर के पार्ट में धनात्मक आवेश है ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से जो हम ये कहेंगे कि जो सोने की पत्ती जो क्या है, बिना जो अल्फा कण थे वो टकराकर क्या हो गए, वापस आ गया। अधिकतर भाग तो क्या हो गया था, पार हो गया था, उसमें से आर पार निकल गया था, जो कि दिखा रहा था कि खाली है, लेकिन सेंटर से टकराकर क्या हो गए थे, वापस आ गए थे। तो यहाँ पे ये बताता है कि इसके सेंटर में क्या है, सारा जो वेट वो पॉजिटिविटी है, और इसे नाभिक कहा गया। अब आइसोबार वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, जबकि आइसोटोप वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। देखो क्या है, in the alpha particle scattering experiment, most of the alpha particles pass undeflected throughout the gold coin. The indicate that most of the space inside the atom is empty. Gold leaf experiment conclude the most of space the inside and atom is empty. According to the Rutherford atomic model, the positive charge most of the mass in atom in concentrated in an extreme small volume. Extreme small volume में होता है positive charge। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो सेंड किए थे, भेजे थे उसमें से, तो वो वापस टकरा कर क्या हो गए थे, रिफ्लेक्ट हो गए थे, सेम उसी जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में। इट इज कॉल्ड दैट रीजन इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस, और उसे क्या कहा गया था, न्यूक्लियस। आइसोबार are those elements that have different atomic number but same mass of number, and in contrast isotope are these elements that having same atomic number, उनका same होता है but different mass number उनका क्या होता है, different होता है। अब देखते हैं 35th क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, इफ गोल्जी ऑपरेटर इज नॉट फंक्शनल अ सेल व्हाट विल इट्स इंपैक्ट ऑन द सेल एक्सप्लेन। सेकंड है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ RER SER ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण क्रियाशील नहीं हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। कोशिका में RER SER के अंग का पूरा नाम और उनके कार्य भी लिखिए। देखिए क्या होगा, लाइसोसोम वुड नॉट बी जनरेट द एब्सेंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स अगर नहीं होगा तो लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे। द सेल वुड इवेंचुअली डाई एज द रिजल्ट ऑफ बिल्डअप ऑफ डेड एंड डैमेज मोक्यूल ऑन द ऑर्गेनेल्स। क्या कहा जा रहा है, मटेरियल वुड नो लॉन्गर द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेड ऑन गोल्जी ऑपरेटर्स वर एब्सेंट, द सेल सिक्रेटरी फंक्शन इज वुड बी स्टॉप। देखो दो काम होंगे, एक तो गोल्जी ऑपरेटर्स अगर नहीं होगा तो लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे। लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो जो लाइसोसोम का काम है, जो डेड एंड डीके मटेरियल को सेल से बाहर निकालना, वो नहीं होगा, जिससे कि क्या होगी, सेल भी डाई हो जाएगी। सेकंड क्या है, पैकेजिंग का काम है, मटेरियल जो भी पैक करता है वो पैकेजिंग वाला काम नहीं होगा गोल्जी ऑपरेटर के एब्सेंट में। एंड द सेल सेक्रेटरी फंक्शन विल नोट, और जो सेल के फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या कहा गया कि SER और RER के बारे में बताना है। द कंपोजिशन ऑफ टू कंपोनेंट दैट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER और RER, द SER जनरेट टू यूज द क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। तो SER क्या करता है, SER स्टोरेज लिपिड एंड स्टेरॉइड को करता है, वाइल RER इज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन बनाने में क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। देखो क्या हो जाएगा, गोल्गी तंत्र की अनुपस्थिति में लाइसोसोम उत्पन्न नहीं होंगे, लाइसोसोम नहीं बनेंगे, जिससे कोशिका अंततः मृत तथा क्षतिग्रस्त अणुओं और ऑर्गेनेल्स के निर्माण में परिणाम स्वरूप मर जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा लैंग्वेज का समझो कि अगर गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, लाइसोसोम नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो उसके बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो लाइसोसोम का काम है वो नहीं होगा, जिससे कि जो सेल है वो मर जाएगी। या गोल्जी तंत्र अनुपस्थित होता है तो सामग्रियों को पैक करने या परिवहन नहीं किया जा सकता है और कोशिका के स्त्रावी कार्य भी सभी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब उसके बाद दो घटक कौन से थे, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। जो इसके बाद रफ SER का उपयोग क्या होता है, आमतौर पर लिपिड और स्टेरॉइड का निर्माण करना, उनका स्टोरेज करना होता है, जबकि RER का क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, हम देखते हैं 35th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जब कुछ किशमिश को अल्परासायनिक दाब विलयन में रखा जाए और उसका आकार बढ़ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अल्परासायनिक दाब विलयन किसे कहते हैं, यदि आप इन किशमिश को अति परासायनिक विलयन दाब में रखेंगे तो क्या होगा, उपरोक्त स्थिति में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका है। देखिए क्वेश्चन और कहा गया, when some raisins are placed in hypotonic solution they get increase in size. Answer the following question, what is hypotonic solution, what happen if they place these raisins now a hypertonic solution। अब उसको क्या किया, हाइपरटोनिक में रख दिया, हाइपोटोनिक में था अब हाइपरटोनिक में रख दिया। what is the role of the cell in the cell above the cell situations। देखो फर्स्ट में क्या होगा, पानी की सांद्रता बाहरी माध्यम की तुलना में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अति परासरण की बात कर रहे हैं। जब पानी की सांद्रता बाहरी तुलना से अधिक होती है तो कोशिका के अंदर विलेय की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण विलायक पानी कोशिका में प्रवेश करता है और स्फीति बढ़ाता है और किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। अति परासरणी में क्या है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, पानी क्या होगा, कम। तो क्या होगा, पानी ऐसी कंडीशन में कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, अगर मान लो यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसके अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज्यादा है तो क्या करेगा, पानी इसके अंदर एंटर करेगा, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जब किशमिश को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो एक्सोस्मोसिस घटित होगा, यानी पानी किशमिश के आवरण के मध्य से कम विलेय सांद्रता से उच्च विलेय सांद्रता की ओर चला जाएगा, जिससे किशमिश सिकुड़ जाएगी। अब ये मान लो फूली हुई किशमिश है, ठीक है, ये फूली हुई किशमिश है, अब इसे एकदम ज्यादा पानी में रख दिया तो पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, तो जिससे कि किशमिश क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अब उसने पूछा है भी जो सेल है, जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसके क्या काम है। तो यहां से देखेंगे ऑस्मोटिक विस्फोट को दूर करता है, मतलब कि उसके अंदर प्रेशर जो पड़ता है सेल के अंदर पानी बाहर निकलने से या अंदर आने से, उसको रोकता है। यह कोशिका के आकार को बनाए रखता है, कोशिका के बीच सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मतलब कि क्या उसके अंदर जाना है, क्या इसकी प्रवाह करता है, इसको कंट्रोल करता है, कोशिका के विस्तार को नियंत्रित करता है। देखो क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्वेंट इज मोर देन द आउटसाइड मीडियम, द सोल्यूट concentration इज हाई इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस द सॉल्वेंट एंटर टू द सेल। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, सेल के अंदर पानी एंटर करेगा, द इंक्रीज द टर्जिडिटी, और टर्जिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिससे कि सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। सेकंड में व्हेन रेज्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसको हाइपरटोनिक में रखा गया, द एक्सोस्मोसिस, पानी क्या करेगा, बाहर निकलेगा, विल अकर
water will move out from the resin from the lower solute concentration to higher solute concentration throughout the resin covering. Due to this जो रेजिन है वो क्या हो जाएगी, जो किशमिश है वो श्रिंक हो जाएगी. अब क्या क्या काम करता है ऑस्मोटिक ब्रस्ट, कीप ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग एट बे. It means the shape of the maintain the shape of the cell, regulate the flow of the information between the cell and regulate the expansion of cell. इन सब चीजों का काम कौन करता है, सेल वॉल इन चीजों का ध्यान रखता है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36. हाउ वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वेरी ऑन अर्थ. मतलब एक्सीलरेशन अर्थ के अलग अलग अगर पोल्स पे जाते हैं, इक्वेटर पे जाते हैं तो अलग अलग होता है, तो इसके बारे में बताना है. राइट 3 डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. क्या कहा गया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान किस प्रकार भिन्न होगा, और इसमें दिया गया है कि कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में 3 अंतर लिखिए. देखो क्या होगा, द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर. जो ग्रेविटी ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सीलरेशन है पोल्स पर क्या है, मैक्सिमम है, और मिनिमम कहाँ है, इक्वेटर पर. बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज वैनिश एट द पोल्स. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो वैनिश हो जाता है पोल्स पर, एंड मैक्सिमम इन द इक्वेटर, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है. द लैटिट्यूड एट द इक्वेटर इज 0 डिग्री एंड द पोल्स इज 90 डिग्री. ठीक है. सेकेंड क्या था, जी इज ए स्मॉल जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ कैपिटल जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. जी एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जी इज एक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ऑफ मास. यूनिवर्स पे डिपेंड करता है और ये अर्थ पर. जी इज नॉट ए कॉन्स्टेंट इन सम प्लेस वेयर कैपिटल जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन यूनिवर्स. ठीक है, ये डिफरेंस आपको बताने थे, 3 डिफरेंस यहाँ पर हो गए. क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण केंद्रापसारक बल ध्रुवों पर लुप्त हो जाता है और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है. देखो यहाँ पे क्या है कि ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है, त्वरण क्या है वहां पे सबसे ज्यादा है, जबकि जो भूमध्य रेखा पर है उस पर क्या है, कम है. उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है, ध्रुव कितने पर है, 90 डिग्री अक्षांश पर है. अब स्मॉल जी एक अदिश राशि है जबकि कैपिटल जी एक सदिश राशि है. जी पृथ्वी की वस्तु पर कार्य करता है जबकि स्मॉल जी कैपिटल जी ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर कार्य करता है. ये स्मॉल जी के बारे में है. कुछ स्थानों पर जी स्थिर नहीं है. अगर हम बात करते हैं जी अलग अलग जगह पे अलग अलग, अभी हमने यहाँ पे देखा अलग अलग होता है, लेकिन जब कैपिटल जी है वो ब्रह्मांड में सदैव क्या होता है, स्थिर होता है. कैपिटल जी की वायु पूरे ब्रह्मांड में क्या है, सेम है. अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पे क्या कहा गया, ट्रक के आपको कारण बताना है, ट्रक के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं. ये पहले समझा देती हूँ फिर इकट्ठे इन क्वेश्चंस को करवा दूंगी. ट्रक के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं, क्योंकि देखो अगर पतला टायर होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा जिससे कि टायर फट जाएंगे. अगर एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसकी सतह क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, वो ज्यादा जो लोड है वो ले सकेगा, प्रेशर ज्यादा को टॉलरेट कर सकेगा. काटने वाले औजारों तेज क्यों होते हैं, वही सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया कम होगा, पतला होगा जितना, उतना ही तेजी से काटेगा. सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा जिससे तेजी से कट जाएगा. बस इसको बेसिक समझ लो, सारे क्वेश्चन इससे से सॉल्व हो जाएंगे. लोहे की कील डूब जाती है, लकड़ी का जो लट्ठा है वो तैरता रहता है. क्यों लोहे की कील डूब जाती है, क्योंकि क्या है यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे लोहे की कील डूब जाती है क्योंकि उसका क्या है, सरफेस एरिया कम है, जबकि लट्ठा जो है लकड़ी का वो क्या है, सरफेस एरिया उसका ज्यादा है. कील का एक सिरा चपटा और दूसरा सिरा नुकीला क्यों होता है. कील इस तरह से क्यों होती है, देखो यहाँ से फोर्स लगाया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर दिया जाएगा, है ना. तो हमें सॉरी एक सेकेंड, ये देखो ये कील है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फोर्स लगाएंगे, है ना. और ये जब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, कील को अंदर धकेलने में मदद करेगा. ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे हम इसकी वजह से ना. आइस स्केट्स का उपयोग बर्फ पर चलना आसान क्यों कर देता है. आइस स्केट से क्या है, स्लिप नहीं होगा, आइस स्केट से चलेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, एनर्जी उसकी हीट में कन्वर्ट कर देगा ना, उसकी एनर्जी को जितनी जल्दी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब मैं ये कि स्लिप नहीं करेगा. उसको अच्छे से डिटेल में हम देख लेते हैं. पहले क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर लेते हैं, फटाफट रीड करते हैं फिर इकट्ठे ही सारे आंसर करेंगे. ट्रक हैज मच वाइडर टायर्स, कटिंग टूल्स हैविंग शार्प एजेस, आयरन नेल शिंक बट अ वुडन लो float, nails are flat and one end and sharp and another, it is much easy to walk in ice by using ice skates. क्या है फर्स्ट में, बड़े सतह क्षेत्र वाले चौड़े टायर दबाव को कम करते हैं और उन्हें भारी वजन उठाने में सक्षम करते हैं, इसलिए बड़े टायर होते हैं. चाकू के ब्लेड व अन्य काटने वाले उपकरण को तेज धार वाले या डिजाइन बनाया जाता है, एक छोटा सतह क्षेत्रफल प्रदान करता है, इसके कारण काटे जाने वाले पदार्थ या सामग्री पर अधिक दबाव लगता है जिससे कि वो इजीली कट हो जाते हैं.
लोहे की कील लकड़ी के गुटके से अधिक सघन होती है। लोहे की कील का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि लकड़ी के गुटके का घनत्व पानी से कम होता है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो पानी में सघन होती है वह उसमें डूब जाती है, जबकि कोई चीज़ पानी में कम सघन होती है वह तैरती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, दो क्या कहा गया है। कील का एक सिरा नुकीला होता है जिससे इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। जब सतह का क्षेत्रफल कम होता है तो दबाव बढ़ जाता है जिससे कील दीवार के अंदर जहां भी है वहां इजीली लगाया जाता है, उसे ठोकना आसान हो जाता है। कील का सिरा नुकीला होता है जिससे सतह क्षेत्रफल कम हो जाता है। सेम वही लिखा, जब सतह का क्षेत्रफल कम होता है तो दबाव बढ़ जाता है जिससे कील को दीवार में यहाँ कहीं भी लगाना क्या हो जाता है, ठोकना आसान हो जाता है। अब उसके बाद में स्केट्स का है। स्केट्स अन्य चिकनी सतहों की तुलना में बर्फ पर अधिक आसानी से फिसलते हैं क्योंकि स्केट्स द्वारा लगाए गए दबाव से बर्फ पिघलकर पानी की एक पतली परत बनाती है। इसीलिए सच है कि दबाव में वृद्धि के परिणामस्वरूप गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ये इजी हो जाता है। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसमें क्या थोड़ा सा इजी हो जाता है मूव करना, घूम मतलब चलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। घर्षण को कम कर देता है ना, जिससे कि क्या फटाफट, जब घर्षण ही नहीं होगा तो क्या होगा, फटाफट चलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या कहा गया है, while tire is large surface area reduce pressure while unable to the support heavy weight। heavy weights को reduce करने, heavy weights का क्या कर सकते हैं, pressure को reduce कर सकते हैं और heavy weight को लेके जा सकते हैं। knife blades and another cutting appliance are designed with the sharp edges which provide for smaller surface area। area क्या दे देंगे, smaller surface दे देंगे, thus provide more pressure जिससे कि ज़्यादा pressure लगेगा। substance and material that cut भी, जिससे कि कट करना आसान हो जाएगा। and iron nail much more dense by wooden back। wooden block की बजाय जो आयरन नेल है वो क्या होती है, ज़्यादा डेंस होती है। एट द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द वाटर एंड वाइल द डेंसिटी ऑफ द वुडन वॉक इज लेस देन द वाटर। एट वी नो दैट एनी थिंग्स ऑफ इन डेंसर देन वाटर श्रिंक एंड द एनी थिंग्स दैट लेस डेंस दैट वाटर इज फ्लो। उसमें पानी में क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। उसके बाद ए नेल हैज़ अ पॉइंटेड एंड सो द सरफेस एरिया लेस। व्हेन द सरफेस एरिया इज लेस द प्रेशर इंक्रीज which make it easy to nail be driven into the wall and where we inserted। हम जहाँ पे भी insert करना चाहते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, the scattered side more easy on ice another smooth surface because ice under the pressure excreted by the skates to produce a thin film of water, hence it true as increase the pressure will result the decreasing the melting point। melting point वो देखो क्या करें कि उसको क्या करेंगे, रोल करेंगे इजीली, जिससे कि क्या हो जाएगा, मूव करना, चलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है। सेक्शन ई में एक पैराग्राफ है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, रीड करते हैं। मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर नोन एज द सब्सटेंस। ए स्टूडेंट मिक्स सॉल्ट एंड एग वाइट इन टू सेपरेट बीकर। एक स्टूडेंट ने क्या किया है, पानी के अंदर सॉल्ट मिलाया है, दूसरे ने एग वाइट मिलाया है। ए बीकर ए एंड बी सेपरेटली फिल्ड विद द वाटर। दे पास अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द मिक्सचर। यहाँ से उन्होंने क्या की, लाइट पास की इन डार्क एंड ऑब्जर्व दैट पाथ ऑफ द लाइट विजिबल इन वन बीकर। और देख लो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक बीकर ये ए हो गया, ये बी होगा, कहाँ पे पास हो रही है, बी में पास हो रही है। देखो, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल ऑफ अबव एक्टिविटी। विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड इन ए बीकर ए एंड बी। कौन सा मिक्सचर है इसके अंदर, विच इज द बीकर पाथ लाइट इज नॉट विजिबल। तो ए के अंदर विजिबल नहीं है, हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, लेकिन इनको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है, अच्छे से इसको समझते हैं। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है का निर्माण एक या अधिक प्रकार के शुद्ध तत्वों से या यौगिकों से मिलकर होता है। एक छात्र पानी से भरे दो अलग अलग बीकर में ए और बी में क्रमशः नमक और अंडे का सफेद भाग मिलाता है। अंधेरे में बीकर में तैयार करके दोनों मिश्रणों के माध्यम से प्रकाश की किरण को पारित करता है तो परीक्षण करता है कि प्रकाश मार्ग केवल एक बीकर में ही दृष्टिगोचर होता है। मतलब प्रकाश की जो रास्ता है वो एक में ही दिखाई देता है। अब इससे क्वेश्चन क्या है, विलयन के घटकों के नाम बताइए, उपयुक्त गतिविधि का उदाहरण दीजिए। बीकर ए और बी में किस प्रकार का मिश्रण बनता है, किस प्रकार बीकर में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है और क्यों। तो देखते हैं आंसर। तो फर्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे देखो फर्स्ट ए में क्या था, सॉल्ट था और सॉल्वेंट क्या था, वाटर था। बी में सॉल्यूट क्या है, एग वाइट है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सेकंड में देखो फर्स्ट जो है ए में क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, टाइप है विच इज कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंट इन ऑल इक्वल प्रोपोर्शन, सारे इक्वल होंगे उसके, होमोजिगस फर्स्ट के अंदर, जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर है। सेकंड क्या है, एग वाइट इज वाटर इज ए हेट्रोजाइगस कंडीशन विच इज ट्रांसकुलेंट इन नेचर, और ये क्या है, कोलाइड है, एक टाइप का, आप यह भी लिख सकते हैं कोलाइड है।
थर्ड क्या, लाइट अपेयर इन बीकर बी, लाइट अपेयर कौन कहाँ पे होगा, बीकर बी में होगा, ए में नहीं होगा। उसने ये पूछा था कि इसमें नहीं होगा, तो आप ये लिखेंगे कि ए में लाइट जो अपेयरेंस है वो नहीं होगा, बी में होगा। बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये किसकी वजह से होगा, टिंडल इफेक्ट की वजह से। टिंडल इफेक्ट क्या है उसके बारे में बता देते हैं। द फिनोमिना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलाइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंशन पार्टिकल। टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ टिंडल स्कैटर्ड। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, विलय यहाँ पे नमक, विलायक पानी हो जाएगा। विलय यहाँ पे अंडे की सफेदी और विलायक यहाँ पर पानी हो जाएगा। सेकंड में क्या है, यह एक ए जो है एक सजातीय मिश्रण है जिसमें इसमें घटक के अनुपात क्या है, लगभग समान मौजूद हैं। और पानी में अंडे का सफेद का भाग एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी, इसको कोलाइडी सॉल्यूशन भी कह देंगे, जो कि प्रकृति में पारभासी। अब सेकंड में उसने कहा है कि कहाँ पर दिखाई देगा, तो बी में प्रकाश दिखाई देगा जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, और ए में नहीं दिखाई देगा। उसने ये पूछा है किसमें नहीं दिखाई देगा, तो ए में नहीं दिखाई देगा। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की प्रक्रिया टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह छोटे छोटे निलंबन कणों को विलयन द्वारा देखा भी, इससे यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। तो ये भी आप इसके अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है इसका, बीकर बी में मिश्रण के समान गुण दर्शाने वाले कोई दो अन्य मिश्रण तैयार करने की एक गतिविधि आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। गिव एनी अदर एक्टिविटी टू प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ विच शो दैट सेम प्रोपोर्शंस शो इन द मिक्सचर बी बाय। आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क में है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आप ही के कमेंट के साथ में, आपके नाम के साथ में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका नाम और आपका कमेंट जो होगा, उसको सही आंसर होगा उसको दिखाऊंगी। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए मुझे, जिससे कि मैं आपको दिखाऊँ। आपका होमवर्क भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखते हैं 38 क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया 38 क्वेश्चन में, द सिग्नल दैट पास आउट द अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। Nerve impulses allow up to move our muscles when we want to the functional combination to nerve and muscles tissues fundamental most animals. This combination enable to animal to the move rapidly in response to stimuli. देखो क्या कहा गया है, अभी पैराग्राफ दिया गया है। Name the function of the unit nervous tissue. What is the direction of the nerve impulses and signal in a neuron? Draw a label diagram of a neuron. इसके अथवा में क्या दिया गया है, where is neuron tissue found? What it is its function? देखो क्या कहा गया है, तंत्रिका तंतु से गुजरने वाले संकेत की तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिका आवेग से हमें जब चाहे अपनी मांसपेशियों को हिलाने में मदद करता है। तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। तंत्रिका उत्तर की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग या संकेत किस दिशा में होता है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका उत्तर कहाँ पाया जाता है, इसके कार्य। तो ये सारे ही क्वेश्चन हम साथ में करते हैं। देखो पहले क्या कहा गया है यहाँ पे, न्यूरॉन तंत्रिका उत्तर की कार्यात्मक इकाई है फर्स्ट का। सेकंड, सूचना डेंड्रॉइड के माध्यम से रिले न्यूरॉन्स तक पहुंचती है। देखो डायग्राम अभी बताती हूँ। कोशिका शरीर में जाती है, फिर अक्ष तंतु से जो एक्सोन है वहां से अक्ष तंतु टर्मिनल तक भेजती है। संवेदी तंत्रिकाओं से मोटर तंत्रिकाओं तक आवेग लेके जाया जाता है। संभावना है कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में भी एक एक्शनल पोटेंशियल ट्रिगर हो जाता है। देखो थोड़ा लिखने में बड़ा गड़बड़ सी हो गई है। इसका डायग्राम देखो इस तरह से होता है, आपको ये डायग्राम जरूर से याद करना है। ये वाला डायग्राम है यहाँ पे इस तरह से, ये इसका डेंड्रॉइड पार्ट हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसकी सेल बॉडी हो गई, ये इसका एक्सोन हो गया। तो यहाँ से संवेग आते हैं और यहाँ से लेके डेंड्रॉइड से लेके कहाँ, एक्सोन तक जाते हैं। ठीक है, संवेदी कोशिका मोटर कोशिका तक आवेगों को भेजती है। उसके बाद कहाँ कहाँ पाया जाता है, डायग्राम मैंने बना दिया बुक में, बहुत अच्छे से डायग्राम में जरूर करके जाइएगा। 5 नंबर का कई बार डायग्राम ही आ जाता है। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क शरीर की हड्डी तंत्रिकाओं में पाया जाता है। ये शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेवार है। यह मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है, पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करता है, भावनाओं और स्मृति एवं तर्क के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। देखो क्या हो जाएगा, A neuron is a functional unit of nervous tissue. Information enter the relay neurons through the dendroids, pass to the cell body and then sent to the axon. जैसे कि यहाँ से ये देखो यहाँ पे रफ डायग्राम आया, तो यहाँ से डेंड्रॉइड से आया, सेल बॉडी को पास हुआ
और उसके बाद एक्सोन में चला जाता है। एक्सोन टर्मिनल कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी नर्व टू मोटर नर्व, और सेंसरी नर्व से मोटर नर्व की तरफ ट्रांसफर होता है। लाइक दैट द एन एक्शन पोटेंशियल विल ट्रिगर्ड एंड पोस्ट स्नेप्सिस न्यूरॉन, यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट, इन दोनों के बीच में पोस्ट स्नेप्सिस न्यूरॉन्स होते हैं, उसके पास में ये जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन्स के पास में जाता है। डायग्राम आपको बनाना है बुक से। नर्व टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, इतना भी लिख सकेंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज, इट स्टिमुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएट एन अवेयरनेस एनवायरनमेंट एंड द प्ले अ मेजर रोल टू इमोशनल मेमोरी एंड रीजनिंग। गाइज आप मेरे स्मार्ट स्टडी 10 इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो इसकी पीडीएफ है मैं वो उसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगी। शॉर्ट में कुछ वीडियो या सर्कुलर होंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको जो इसका मतलब ये कहें कि आपको शॉर्ट में अगर कुछ चाहिए, यही सारे सैम्पल पेपर या इनकी हम ये कह दें कि आप जो मार्किंग स्कीम आएगी उसके वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगे, आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट में वहाँ पर आंसर देख सकते हैं। उसको ज़रूर लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आई है SMAR_TSTUDY10, तो इसको ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करती हूँ, जिससे कि क्या होगा, सब बच्चों तक ये वीडियो सबको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो मिल सके, उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 39 लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों से ये बात कहूँगी। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बारी। वस्तु की ऊंचाई को उठाने में ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसका कारण उसको ऊपर उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों को अंतर निर्भर करता है। इस रास्ते पर विजय जिस पर की वस्तु ने गति की है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देती हूँ। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये होमवर्क में है। आप होमवर्क का मतलब है कि आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम किसी में भी दे दीजिएगा, उसका ही वीडियो उसी नाम के साथ में शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि क्या होगा, आपका भी होगा कि हाँ आपने सोल्व किया है। उसके अलावा क्या होगा, आंसर इसका आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करके खुद ढूंढोगे आंसर। और ये वीडियोस सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसे देखिए और अपने अच्छे से मार्क्स लेके आइए। थैंक यू गाइज।